क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरी असाइनमेंट शीट है उसके अंदर का है ये क्वेश्चन। तो इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इतना। फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है वो हमें डिफाइन करा हुआ है ऐसे एन की फॉर्म में। फाइंड इट्स 25th टर्म। 25th टर्म को निकालना है। क्वेश्चन आसान है, इस टाइप के हमने 2-3 क्वेश्चन पहले करे हैं। तो यहाँ पे जो एस एन है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एस एन को हमने डिफाइन किया हुआ इस तरीके से 3n² अपॉन में 2 और 5n अपॉन में 2। ठीक है, तो इससे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जब भी मेरे को इस पर कुछ काम करना है, वो कहता है ए पी फाइंड करो या डी फाइंड करो या ए फाइंड करो या कुछ और फाइंड करो, तो आप प्रॉपरली इस पर पहले 1 और 2, एस पे एन पे 1 और एन पे 2 लगा दो। ठीक है, S1 कितना आएगा, यानी कि मैंने क्या करा, एन की जगह पे 1 लगा दिया, तो कितना हो जाएगा 3 1² अपॉन में 2 प्लस 5 × 1 अपॉन में 2। इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 3 अपॉन में 2 5 अपॉन में 2। एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 5, यहाँ पे आ जाएगा 8 अपॉन में 2 और कटने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 4। तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। S1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। ये पहली बात हमें समझ में आई। ठीक है, S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म। अब एक टर्म या फर्स्ट टर्म, वन मतलब पहली, तो पहली टर्म का सम अकेली है ना वो, तो किसी के साथ कुछ हुआ ही नहीं उसका, तो वो फर्स्ट टर्म हो गई। S1 मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब n की जगह पे 2 लगा दूंगा, तो S2 का मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि पहली 2 टर्म्स का सम। ठीक है, अब करना क्या होगा, n की जगह पे 2 लगाना होगा। यहाँ पे क्या मतलब बनेगा, 2 × 2 4, 4 × 3 12, और यहाँ पे 2 से 2 डायरेक्टली काट दिया मैंने, यहाँ पे 5 बच गया, 2 से 12 को काटा 6 आया, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, अगर कैलकुलेशन सही है तो। ठीक है, 2 को 2 से मत काट देना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। आप 4 को 2 से काट सकते हो, या मैंने 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12 कर ली, अब 12 को 2 से काट दिया तो 6 ही आना है, जैसे मर्जी कर लो इसको। 5 × 2 अपॉन 2 है, तो 2 से 2 यहाँ डायरेक्टली कर सकता है क्योंकि 2 की कोई और पावर नहीं है, तो 2 5 बच गया, 6 और 5 कितना आ गया 11। तो S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो S2 नहीं आएगा, A2 आएगा। पहली टर्म और दूसरी टर्म का सम हो गया 11। S2 मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम, और वो कैलकुलेशन क्या दे रही है मुझे, 11। A1 तो ऊपर अभी निकाला, A1 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 लगा दिया, तो A2 कितना आ जाएगा 11 - 4 यानी कि 7। तो AP क्या बना, फर्स्ट टर्म आई हमारे पास 4, सेकंड टर्म आई 7। इस तरीके से AP बन गया, यानी कि मैं फिर से लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि A है 4 और D कितना आ जाएगा 7 - 3। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, वो भी कितना आएगा 4। ठीक है ना, तो 7 में से 4 माइनस करना है, 3 नहीं 4 माइनस करना है, और ये माइनस होने के बाद ये 3 आएगा। सर कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो? आप लेट हो, अभी देखते रहो बस फिलहाल, ये क्वेश्चन है ऊपर। तो AP पता चल गया, AP से मुझे D पता चल गया, A पता चल गया। अब क्या बोला है आपने, आपने बोला था फाइंड इट्स 25th टर्म। 25th टर्म निकालनी है, यानी कि A25 निकालना है, यानी कि ये बनेगा A + 24D। A की वैल्यू 4, D की वैल्यू 3, (72) 72 में 4 प्लस करा 76। ठीक है, तो 25th टर्म इसकी कितनी बनेगी 76। आया समझ में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए, जहाँ पे SN को डिफाइन कर रखा उन्होंने, SN कुछ भी जो दे रखा है उससे मुझे इस तरीके से ही काम करना होगा, यानी कि S1 भी लगाना होगा, S2 भी निकालना होगा। S1 और S2 के बाद मुझे AP का पता चल जाएगा, AP का पता चलने के बाद मैं D निकाल पाऊंगा, और उसके बाद मैं कोई सी भी टर्म पे काम कर पाऊंगा, जो भी आप चाहोगे। ठीक है ना, तो ये अपने क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन हमें आना चाहिए ढंग से। पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन के आने के, जहाँ पे SN डिफाइन करा होगा हमें। ठीक है, एन मतलब SN को N की फॉर्म में डिफाइन किया होगा, यहाँ पे मुझे A की और D की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो मैं A और D निकालूंगा, इसमें छुपा हुआ है वो हमने निकाल लिया यहाँ से।
समझ में आया होगा। एक 9th क्वेश्चन बड़ा प्यारा है इसका। क्वेश्चन नंबर 9। आज तो अपने आप करने के लिए दे दो। कर लो, चलो ट्राई कर लो। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, लो करो ट्राई सारे जने। ये प्रूव करना है तो आप मुझे प्रॉपर करके शीट की फ़ोटो खींच के भेजोगे, तभी मैं बता पाऊंगा कि सही है कि गलत है, क्योंकि ये तो प्रूव करना है, आपके सामने ही है। और जिन बच्चों से नहीं हो रहा वो मुझे बता दें। नितिन से नहीं हो रहा, और ओके खुशी, ये तो होना चाहिए था बेटा, क्यों नहीं हो रहा। पीयूष से नहीं हो रहा, और 3 जने तो कह रहे हैं कि नहीं हो रहा। बाकी कर रही हो? सर कर रहे। यशवी का भी कहना है कि करा दो। ओके, और सर कर रहा हूँ। देखो एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ पहले, जो गलती बच्चे इसमें करते हैं। S1 की वैल्यू n है। देखो क्या करते हैं बच्चे, S1 की वैल्यू को n लिखते हैं, फिर S2 की वैल्यू को कहते हैं 2n है, और S3 की वैल्यू को कहते हैं 3n है, आपने दिया हुआ है। फिर वो कहते हैं जी आपने ये चीज़ प्रूव करनी है, S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। S3 की जगह पे लगाते हैं 3n,
S2 की जगह पे लगाते हैं 2n, S1 की जगह पे लगाते हैं n, फिर कहते हैं देखो जी 2n में से n गया, n आ गया, और 3n इज इक्वल टू 3n हो गया। ये है सरासर गलत। रीजन, S1, S2 और S3 बी द सम ऑफ n 2n एंड 3n टर्म्स, यानी कि जो S1 है वो सम ऑफ n टर्म्स को शो कर रहा है, यानी कि S1 Sn के इक्वल है, ना कि खाली n के इक्वल। S1 n के इक्वल नहीं है, Sn के इक्वल है। S2 मतलब सम ऑफ 2n टर्म्स, S2n के इक्वल है, खाली 2n के इक्वल नहीं है। ये गलत है। हम अगर ऐसा लिख के आ रहे हैं और ऐसा करके आ रहे हैं, भले ये दोनों साइड्स हमें सेम दिख रही हैं, लेकिन ये मीनिंग इसका नहीं है, ऐसे कैलकुलेशन इसकी नहीं बनेगी। अगर आप में से कोई जना ये कर रहा है तो मत करना ऐसे। तो करना के तरीका क्या रहेगा, मैं आपको वो क्लियर कर रहा हूं। यहां पे आपने दिया S1 इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n 2n एंड 3n टर्म्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि S1 की वैल्यू Sn के इक्वल है, S2 की वैल्यू S2n के इक्वल है, और S3 की वैल्यू S3n के इक्वल है। बस सीधी सी बात ही है। यानी कि मुझे काम इस पे करना है, इस पे करना है और इस पे करना है, और इसको प्रूव करना है कि यानी कि S1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं। आपने कहा ना कि S3 इज इक्वल टू 3 S2 माइनस S1 के इक्वल प्रूव करो इस चीज को। तो S2 की जगह क्या लिखना है मुझे, S2 की जगह लिखना है S2n। S2n मतलब सम ऑफ 2n टर्म्स। S3 की जगह मतलब क्या लिखना है, S3n लिखना है, यानी कि सम ऑफ 3n टर्म्स। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जैसे कि सम ऑफ n टर्म्स हम क्या लिखते हैं, Sn का रूल होता है n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वंश अभी इसमें ना काफ़ी लाइट नज़र आ रहा है, ये बहुत हल्का फुल्का सा नज़र आ रहा है। चलो बाकी देख लेते हैं, कैलकुलेशन मेरी भी हो जाए तो आपका चेक कर लेंगे वहाँ से। तो इसी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं दोनों में। तो Sn तो वही बन गया, Sn तो सेम यही चीज़ बन गई। Sn मतलब n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो यही लिख देता हूँ, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S2n क्या बन जाएगा, n की जगह पे रखना है 2n, 2n अपॉन में 2 2a प्लस n की जगह पे 2n माइनस 1 इंटू में डी। और S3n की जगह पे क्या लिखे, मतलब कि S3n पे क्या रूल बन जाएगा, n की जगह पे 3n लगा देना है। तो 3n अपॉन में 2, a नहीं मालूम, a को a छोड़ दिया, फिर से n आ गया, n माइनस 1, n की जगह पे 3n लगेगा इस बार। ठीक है, तो S3 की जगह पे लिखना है S3n की वैल्यू, और S3n की वैल्यू बनी ये। ऐसे ही S2 की जगह पे लिखना है S2n, और S2n को जब खोलेंगे तो ये बनेगा। ऐसे ही S1 की जगह पे लिखना है Sn, और Sn को जब खोलूंगा तो ये बनेगा। ठीक है, तो S1 की जगह पे ये वाली वैल्यू लगनी है, S2 की जगह पे ये वाली वैल्यू लगनी है, और S3 की जगह पे ये वाली वैल्यू लगनी है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे काम, इसको मैं और कितना खोल सकता हूँ, या इसमें और क्या काम हो सकता है। S3 S2 और S1, ठीक है, एक जगह पे देख रहे हैं आपकी S2 और S1 को माइनस करना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि मैं ऐसा करता हूँ, ये राइट हैंड साइड है ना, तो राइट हैंड साइड को मैं पहले सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ये हमें दे रखा है 3 टाइम्स S2 माइनस S1, 3 टाइम्स S2 माइनस S1। चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो अब देख रहे हैं कि S2 की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी, S1 की जगह पे ऊपर ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी, और बीच में माइनस का साइन, तो माइनस करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर फिर से ब्रैकेट के अंदर फिर से ब्रैकेट है, तो 2-3 बार ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे। तो बेटर है कि मैं इनको यहीं पे क्यों नहीं खोल लूँ। ठीक है, तो इन सारे जो ये वैल्यूज थी Sn की, S2n की और S3n की, मैं यहीं पे खोल रहा हूँ इनको। तो ये कितना हो जाएगा, n अपॉन में 2 2a प्लस डी किस से मल्टीप्लाई एन डी,
माइनस में डी, ये आया। और n की जब इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, या n की मल्टीप्लाई नहीं कराता, या n/2 भी सब में आ रहा है, इतना ही कर देते हैं बस, ऐसे ऐसे लिख देते हैं अभी फिलहाल। यहाँ पे 2n/2 है, चलो इसको 2n/2 ही रहने देता हूँ। ब्रैकेट के अंदर जो है ये वाला जो ब्रैकेट है ये खोल देते हैं अंदर ही अंदर, ये वाला ब्रैकेट d के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 2nd माइनस में d, ऐसे यहाँ पे करा लेते हैं 3n/2 2a प्लस 3nd माइनस में d, ठीक है, इतना इतना लिख देते हैं बस। तो क्या होगा भाई, 3 टाइम्स S2 का, S2 कितना है जी, ये रहा है S2 की वैल्यू, ये सेकंड वाली 2n/2। चाहो तो 2 से 2 काट दो, लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं काट रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ मेरे को नीचे 2 मिलने वाला है। देखो मैं लिख के बताता हूँ तब समझ में आएगा। 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2nd माइनस में d, फिर माइनस का साइन ये वाला माइनस, और फिर लगानी है S1 की वैल्यू। माइनस के बाद S1 की वैल्यू आएगी तो फिर से मैं एक ब्रैकेट डाल रहा हूँ और S1 की वैल्यू लिख रहा हूँ, वो जो सबसे ऊपर दिख रही है थोड़ी कटी पिटी, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस nd माइनस में d, और ये सबसे बाद में ये वाला ब्रैकेट बंद कर दिया, ये वाला। आगे बात समझ में। S2 की वैल्यू ये रही, S2 की वैल्यू ये S1 बैक करो, ये रही S1 की वैल्यू, ठीक है। और ये वाला माइनस बीच में ऐसे आ गया, तो माइनस के बाद कुछ टर्म्स थी एक साथ, तो इसलिए मैंने एक ब्रैकेट और लगाया अपनी तरफ से, ये वाला। अच्छा, अब कैलकुलेशन करने का तरीका आपका अपना कैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको बहुत सारे तरीके से हम आगे कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं भाई। एक तो तरीका यही है कि मैं ब्रैकेट खोल दूं सारे ये वाले, एक तरीका ये है कि भाई इसकी इससे मल्टीप्लाई होनी है तो ये चीज़ क्यों ना मैं डायरेक्टली बाहर ले आऊँ, ठीक है। तो 3 तो पहले से ही बाहर है। अब आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे नीचे 2 है और इस जगह पे भी नीचे 2 है, तो इसको बोलूँगा ऊपर भी n है, यहाँ ऊपर भी n है, तो इन दोनों में से n/2 कॉमन आ सकता है, ठीक है। यहाँ से भी n/2 बन जाएगा और यहाँ से भी n/2 कॉमन आ जाएगा, तो ये मैंने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल लिया तो इस जगह पे क्या बच जाएगा, n/2 कॉमन निकाल तो खाली 2 बचेगा, 2 बचेगा, और ब्रैकेट का पूरा ब्रैकेट बच जाएगा 2a प्लस 2nd माइनस d, फिर माइनस का माइनस, n/2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, इस जगह पे 1 बचेगा और ब्रैकेट का ब्रैकेट आ जाएगा 2a प्लस nd माइनस d, और फिर ये वाला ब्रैकेट बंद। बात समझ पाए आप। अब ये वाला ब्रैकेट चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा सबको, और नहीं आया तो आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं कि 2n/2 से पहले सबको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, फिर सबके नीचे 2 आ जाएगा, वो 2 बाहर निकाल लेना, और सब में n मल्टीप्लाई हुआ होगा, फिर पहले कॉमन लोगे फिर बाहर करोगे। बेटर है इस वाले कैलकुलेशन के तरीके को फॉलो करो कि ऐसे करना सीख लो आप, कोई मुश्किल नहीं है ये। 3n/2 ये बाहर आ गया, मतलब कि बाहर वाले की मल्टीप्लाई करके ये बन गया। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4a प्लस 4nd माइनस 2d माइनस, अब ये 1 की माइनस से वाले 1 की इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी होगी और इससे भी होगी, तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 2a माइनस का nd और प्लस का d, फिर क्या हो जाएगा 3n/2, यहाँ पे देखो क्या होगा 4a और 2a, लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, nd और ये रहा nd और nd, ठीक है। 4nd और माइनस का एक nd कैलकुलेट करके आएगा प्लस का 3nd, और 2d और 1d माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस का d आ जाएगा, ठीक। इतना आप चाहो d कॉमन ले लो, इन दोनों में से वो अलग कर लो, तो मत करो, इतना ही छोड़ दो, और कैलकुलेशन मैं नहीं कर पा रहा हूँ इसमें, ठीक है, इतना ही छोड़ दिया। ये बनी कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या थी जी, लेफ्ट हैंड साइड क्या सेम थी, यानी कि S3 की वैल्यू कितनी थी 3n/2, यहाँ पे भी देखो कितना आ चुका है 3n/2, ब्रैकेट में कितना आया 2a प्लस 3nd माइनस d, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 2a प्लस 3nd माइनस d, यानी कि ये चीज़ कहाँ से बनी थी, ये किसकी कैलकुलेशन बनी थी, ये आप ऊपर देखो, ये कैलकुलेशन बनी कि 3 टाइम्स किसका S2 माइनस S1, यानी कि S2 में से S1 को माइनस करो, उसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कराते हो तो ये चीज़ बन जाती है, और ये अपने आप से किसके इक्वल है देखना, S3 की वैल्यू जो बन रही थी सेम ही तो है ये S3 की वैल्यू,
और यही तो प्रूव करना था कि जो S3 है वो इस चीज़ के इक्वल होगा, ठीक है। तो S3 भी ये चीज़ है और 3 टाइम्स S2 माइनस S1 भी यही चीज़ बन के आया है। तो मैं लिख सकता हूँ, या ऐसा करो, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, यानी कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से मुझे पता चलता है कि जो S3 की वैल्यू है 3 टाइम्स S2 माइनस S1 के इक्वल है, क्योंकि S3 इक्वेशन 3 में पता चल चुका है इसका रिजल्ट, और 3 टाइम्स S2 माइनस S1 का रिजल्ट मुझे फोर्थ इक्वेशन में पता चल चुका है। ये फोर्थ इक्वेशन जो बनी थी, इसके सामने जो भी कुछ था वो यही था, 3 टाइम्स S2 माइनस S1 ही था। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बता दो मेरे को भाई। इसी चीज को तो सॉल्व कर रहा था मैं। आया समझ में? यस सर। बाकी जिन बच्चों ने हाथ खड़ा करा था वो बता दो, हाथ खड़ा करके कि आ गया समझ में। अगर हाथ खड़ा नहीं करोगे तो मेरे को लगेगा कि मेरे को पता चल जाएगा कि आपको नहीं आया। खुशी को आ गया, पीयूष को आ गया, यशवी को भी आ गया, पलक को भी आ गया। चलो ठीक है, फिर जिनका डाउट था उनको आ गया ना, ठीक है। अब जिसका डाउट है वो नीला हाथ दिखा दो अपना, मतलब कि हाथ खड़ा कर लो जिसका डाउट है अब। ठीक है, तो एक बारी फिर करके देखना आप खुद से इस क्वेश्चन को बाद में। क्या नाम है, वीर कर लिया था? नहीं सर। और क्या नाम है, वंश आपका भी यही था बेटा। लाइट है बहुत ज़्यादा, मेरे को इतना ना सही से नज़र नहीं आ रहा। तो 30 प्लस 3D आ रहा है, 3A प्लस 3D आ रहा है मेरे पास। तो 3A प्लस 3D तो नहीं आ रहा बेटा। वंश ये सही नहीं है मेरे हिसाब से, 3A प्लस 3D मेरा तो कहीं नहीं बन रहा। अगर कुछ मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं लास्ट टाइम एक अच्छा क्वेश्चन दिया था होमवर्क वाली PDF में, वो करा लो अभी। ये वाला 16th? हाँ सर, यही दिया था। सर 15 दिया था। 16 है सर, 16 है। यही था। चलिए देखेंगे इसको। तो ये हुआ था आप लोग से या मुझे ही कराना है ये? बताओ, आप लोगों ने करना है या मुझे करवाना है? सर हमें करना है। तो मैंने PDF भेजी थी लास्ट क्लास वाली। PDF भेजी थी मैंने लास्ट। यस सर। तो उसमें क्वेश्चन आपके पास पहुंचा होगा, आपने घर पे ट्राई किया। यस सर। तो हुआ नहीं? हो गया सर। अच्छा हो गया, फिर क्यों कह रहे हो कि वो करना है? और किसी से हुआ या किसको पूछना है ये क्वेश्चन? मैं करवा रहा हूं, मैं करवा रहा हूं ये क्वेश्चन, नहीं पूछ रहा मैं किससे कि किससे हुआ किससे नहीं हुआ। यहां पे कह रहा है इन एन AP pth term, qth term and rth term are respectively A, B and C। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A, P यानी कि P वाली पोजीशन की जो टर्म है आपके हिसाब से वो A के इक्वल है। फिर आपने कहा जो Q वाली टर्म की, जो Q वाली टर्म थी यानी कि qth पोजीशन पे जो टर्म थी A Q, किसी पोजीशन को उन्होंने Q नाम दिया है, तो qth पोजीशन पे जो टर्म है वो B के इक्वल है, और R वाली पोजीशन पे जो टर्म है यानी कि AR वो है C। तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि P B माइनस C प्लस Q C माइनस A प्लस R A माइनस B किसके इक्वल है? 0 के। ये वाली चीज़ मुझे प्रूव करनी है, 0 के इक्वल। तो करते हैं चलो काम, जो इससे मैं हासिल कर सकता हूँ पहले तो मैं उसको लिख लूँ। Pth टर्म जब मैं रूल के हिसाब से देखूंगा तो ये बनेगा A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, A के इक्वल। ऐसे qth टर्म कितनी बनेगी? A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, B के इक्वल। और rth टर्म कितनी बनेगी? A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, वो C के इक्वल। ठीक है, ये nth टर्म के अंदर
हमने n की जगह पे p, q और r लगा दिया और जिसके इक्वल जो आउटपुट आपने दिया है वो लगा दिया। सर जो हमने इक्वेशन 1 लिया है उसमें दोनों a की वैल्यू सेम तो नहीं है ना? कौन सी इक्वेशन? सर a plus p minus 1d is equals to a। हाँ फिर तो मैं ये पूछूं कि ये हाँ दोनों नहीं नहीं same नहीं 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 a हाँ ये कैसे? बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा यहाँ पे कि ये वाला ए और ये वाला ए क्या कोई इसमें फर्क है कि नहीं है? डेफिनेटली फर्क है। ये ए एपी की फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला ए उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पे ए आया। ठीक है, तो ये ए और वो वाला ए सेम नहीं है। तो ऐसा करते हैं, हम इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है ना उसको एक्स लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म बी एक्स। इस एपी की फर्स्ट टर्म को मैं एक्स लेट कर रहा हूं। ये महक ने बहुत बहुत प्यारा प्रश्न उठाया है जो कि मेरे दिमाग में वैसे आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, कि मैं हो सकता था कैलकुलेशन करते टाइम में बता देता। अभी एकदम से तो नहीं आया था दिमाग में, लेकिन आता जरूर आगे कि ये वाला ए और ये वाला ए सेम नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट टर्म मैं एक्स मान के चल रहा हूँ, तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में मैं फर्स्ट टर्म जहां पे भी वहां पे मैं एक्स रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि आपने वो वाला ए जो है वो फर्स्ट टर्म के लिए नहीं दिया। ठीक है, अब क्लियर है कि फर्स्ट टर्म को मैंने x माना है और ये a उसकी वैल्यू को ही आ रही है। अब इस टाइम पे इस एपी की फर्स्ट टर्म a नहीं है, फर्स्ट टर्म x है। ठीक है जी, और किसी का कोई डाउट ऐसा? ये अच्छा क्वेश्चन था और आपका ये डाउट क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपको जो प्रूव करना है वो क्या है? जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। p b माइनस सी, फिर क्या है प्लस q c माइनस ए, ये मुझे इतने में दिखता रहेगा, और प्लस r a माइनस बी, ये जीरो के इक्वल करना है प्रूफ। ठीक है, तो इसकी जो चीज प्रूव करनी थी उसकी किस साइड पे काम कर सकता हूँ मैं? लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर सकता हूँ, राइट हैंड साइड तो बेचारी वैसे ही जीरो है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले रहा हूँ। p b माइनस सी q c माइनस a और r a माइनस बी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या करूं? एक सेकंड में आसान सोच रहा हूँ कि कैसे आसान रहेगा। कर तो अभी डायरेक्टली सकते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं ए बी सी की वैल्यू निकाल लो और फिर बी माइनस सी माइनस और ए माइनस बी की भी निकाल लो। हो गया, मैं बता रहा हूँ। देखो, एक तो तरीका वो है जो वीर ने बोला है अभी, यानी कि मैं क्या कर सकता हूं कि मैं b माइनस सी बनाने की कोशिश करूं यहां से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? b माइनस सी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? दूसरी में से तीसरी इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। अगर मुझे c माइनस ए बनाना है तो c माइनस ए बनाने के लिए मुझे तीसरी में से पहले वाली इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, तो c माइनस ए बन जाएगा। और अगर मुझे a माइनस बी बनाना है, a माइनस बी बनाने के लिए मुझे पहली में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। ये तीन चीज़ें करने के बाद मैं इनकी वैल्यूज यहाँ लगा दूंगा तो काम बन जाएगा। मैं और एक तरीका बता रहा हूँ कि मैं उसमें से कुछ माइनस मुइनस कुछ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मुझे मालूम है a कितना है, b कितना है और c कितना है। ठीक है, ये दे रखा है ना आपके सामने, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। ठीक है, तो मैं वो वैल्यूज यहाँ पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली। थोड़ा बड़ा लगेगा जरूर, लेकिन हो जाएगा आसानी से। p का p रहा, b की जगह पे मैं लगा रहा हूँ ये वाली वैल्यू x प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। b की जगह पे x प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये मैंने b की जगह पे लगाया। और माइनस c की वैल्यू कौन सी है? ये वाली है, तो मैं उसकी वैल्यू ही लगा देता हूँ यहाँ पे। वही चीज़ बन जाएगी अपने आप जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। अब बताओ वीर, तुम क्या कह रहे थे? मैंने यही सुना था या कुछ और बता रहे थे आप? क्या सर? तुमने क्या बताया था मुझे? मैंने तो सर कहा था ए बी सी की पूरी वैल्यू अच्छे से निकाल के फिर उन्हें माइनस कर हाँ, दो, वो आसान रहेगा। हाँ कोई बात नहीं, वही Steps कम वही होंगे। वही यहाँ कोई पे बात नहीं। वही यहाँ लगा रहे हैं। स्टेप्स कम, हाँ सर, ये भी वही है। स्टेप्स बात कम तो नहीं वही होंगे। वो पड़ेगी चीज़ भी। तुम ऊपर सोल्व कर लोगे, वो चीज़ मैं नीचे सोल्व करूंगा। स्टेप्स कुछ भी कम नहीं होंगे। c की वैल्यू कितनी आएगी? x प्लस r माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और ये माइनस के बाद है इसलिए यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक, ब्रैकेट बंद। फिर प्लस का q है, प्लस का q लगाया। फिर ब्रैकेट में c की वैल्यू कितनी है? यही वाली लगेगी।
x प्लस आर माइनस वन डी। अब मैं आगे वाले ब्रैकेट्स में क्या कर रहा हूँ, ये d की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कराने के बाद ही लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो इन्होंने मैं क्या लिख रहा हूँ, c की जगह पे लिख रहा हूँ x प्लस आर डी माइनस डी। समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने d से मल्टीप्लाई कर दिया और वो वाली वैल्यू यहाँ लगा दी है। c की जगह पे x प्लस आर डी माइनस डी, डी से मल्टीप्लाई करके जो है वो लगा दिया यहाँ पे। फिर माइनस के बाद a लगाना है, a की वैल्यू लगानी है। ए नहीं लगाना, ए की जगह पे ए जो वैल्यू बन रही है वो लगानी है। और ए की जगह पे आप देखो कि काफ़ी बड़ी वैल्यू है ये, तो माइनस के बाद जो भी वैल्यूज लिखेंगे उसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। मैंने पहले भी डाल के बताया और अब भी डाल के बता रहा हूँ। तो ये क्या बनेगा, x प्लस पी डी माइनस डी, डी से इसकी मल्टीप्लाई, डी से इसकी मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा पी डी माइनस डी, एक्स प्लस पी डी माइनस डी। तो x प्लस पी डी माइनस डी, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हुआ। फिर आएगा प्लस में r और फिर लगेगी a की वैल्यू, वो तो यही वाली है, x प्लस पी डी माइनस डी, फिर माइनस, चाहो तो ये वाला ब्रैकेट बंद नहीं करना तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के बाद लेकिन एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा जहाँ पे मैं b की वैल्यू को लगाऊंगा, और b की वैल्यू सबसे पहले हमने लगाई थी ये वाली, तो ये वाली यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। यानी कि आएगा x प्लस क्यू डी माइनस डी, डी से इसकी मल्टीप्लाई, डी से इसकी मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिखा है, तो मैं यहाँ पे भी वो चीज़ें चेंज कर देता हूँ, मैं एक स्टेप क्यों बढ़ाऊँ। तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू डी माइनस डी, और यहाँ पे भी हो जाएगा आर डी माइनस डी, एक्स प्लस आर डी माइनस डी। ठीक है, ये सारा कुछ हमने नोट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यूज लगा दी। अब क्या काम रह गया, सिर्फ ये वाले माइनस के बाद वाले ब्रैकेट खोलने वाले रह गए हैं, ये वाले तीनों ब्रैकेट, बाकी सब तो हुआ ही पड़ा है काम। तो p का p रहा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ मैं इस माइनस के बाद वाली जो तीन तीन वैल्यूज है ना, इनके साइन चेंज करता जाऊंगा बस, बाकी सारा का सारा स्टेप यही वाला आएगा। बाकी सारी वैल्यूज यही वाली नोट करनी है, बस ये तीन तीन वैल्यूज के साइन चेंज करते जाने, क्योंकि माइनस के बाद ये ब्रैकेट लगा हुआ है, किसी एक की जगह पे तीन वैल्यूज लगाई गई थी माइनस के बाद, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी था, क्योंकि अगले स्टेप में साइन चेंज करने पड़ने थे। अब मैं वो कर रहा हूं। तो x प्लस क्यू डी माइनस डी, माइनस का x माइनस का आर डी, तो माइनस के बाद आया x, माइनस के बाद ये वाला साइन चेंज हो जाएगा और ये वाला साइन चेंज हो जाएगा प्लस डी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी माइनस डी, माइनस का x प्लस का सॉरी माइनस का पी डी और प्लस का d। ठीक है, और लास्ट में आया r के बाद x प्लस पी डी माइनस डी, माइनस का x माइनस का क्यू डी और प्लस का d। अभी क्या करेंगे जी, अभी क्या करेंगे, अब क्या करना रह गया, चलो पहले तो देख लो अंदर क्या क्या टर्म्स कट जाती हैं। x और x कट रहा है, d और d कट रहा है, चलिए यहाँ पे भी x और x कट जाएगा, d और d कट जाएगा, यहाँ पे भी d और d कट जाएगा, x और x कट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, क्यू डी माइनस आर डी, इसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही इसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसे इसका कुछ नहीं हो सकता, तो p से मल्टीप्लाई करना है, कोई रह गया या, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर p है, इस ब्रैकेट के बाहर q है और इस ब्रैकेट के बाहर r है, तो r से मल्टीप्लाई कर देंगे, p से मल्टीप्लाई कर देंगे और q से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, तो ये बनेगा जी p q d माइनस p r d प्लस q r d माइनस q p d, यानी कि इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे r की इससे मल्टीप्लाई और r की इससे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, प्लस में r p d और माइनस में r q d। यहाँ देखो क्या होगा, p q d प्लस में है और कहीं है p q d, p p q d p p q d, ये रहा, ये रहा, ये और ये कट जाएगा, p r d p r d, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे q r d पॉजिटिव और q r d नेगेटिव, सब कट गए, किसके इक्वल आ गया, ये जीरो के। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी और वो राइट हैंड साइड जीरो के इक्वल आ गया, यही तो हमें करना था, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी वो जीरो आ गया और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, समझ में आ गया।
सर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब दे रहा हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ एक। ये जो लास्ट क्वेश्चन है 22, ये समझो कि बहुत ही अच्छा है, अच्छा नहीं है ये, बहुत ही अच्छा है। यार बच्चों के नेट ही चले जाते हैं, अब इसमें क्या कर सकते हैं बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एट्थ क्वेश्चन अभी ट्राई कर सकते हो आप लोग। करो। इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले कर लिया हुआ है। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, कितने बच्चों के पास स्क्रीन सही से नहीं पहुंच रही? सर आ रही आ रही है। यशवी बेटा, एकदम clear यशवी रिज्वाइन करो। सर तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको ये शो करने को ही आए, वो कह सकता है फाइंड 20th टर्म, तो आपको ये वाला वैल्यू नहीं मालूम होगी उस टाइम पे, है ना? तो आप यही समझ के चलो कि ये हमें नहीं मालूम। यहाँ अगर देख के भी चल रहे हो तो फिर एग्जैक्ट ये आना चाहिए, ये ना हो कि भाई आप मुझे झूठ बता दो कि हाँ जी हमारा तो आ गया माइनस का 112, यही तो ऑप्शन चाहिए था। ध्यान से करना, अपना करोगे, सही कैलकुलेशन होगी तो अपने आप ये सही आएगा। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, एपी की शुरुआत 2 से हो रही है। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स, नेक्स्ट 20 टर्म्स, नेक्स्ट 7 टर्म्स, नेक्स्ट 10 टर्म्स वाले, ऐसे मैंने 4 क्वेश्चन तो पीछे कराए हैं। 5 टर्म्स वाला आप खुद कर सकते हो। 3 या 4 क्वेश्चन मैंने ऐसे सेम करा दिए हुए हैं, जहाँ पे कुछ टर्म्स और उससे ठीक उतने काउंट की अगली वाली टर्म्स का सम दिया होता है हमें, तो यहाँ हम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो बता दे कि सर मेरे को डाउट है इस क्वेश्चन में, तो मैं कराना स्टार्ट कर दूं अभी। अभी तुम लोग के स्कूल का क्या हिसाब बन रहा है जाने का? सर 9 सर 30 अक्टूबर तक तो बंद कर दिया फिर से। तो अभी तुम लोग को सबको इस ऑनलाइन क्लास में कोई दिक्कत है? नहीं सर। सिर्फ दिक्कत उसी तो को हो। बोलने की सोच रहे हो तो आ जाएंगे। नहीं, वैसे तेरे को तो आने की जरूरत है नहीं, उस ऑनलाइन में तू तो कर लेगा तो सही है। और मैं अगर यहाँ बुलाऊंगा भी तो कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही बुलाऊंगा, 5 और 6 या 7 बच्चे मैक्सिमम। टाइम वही रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस एक साथ ही चलेंगी। कराने का तरीका यही रहेगा। बस ज़्यादा बड़ी बात है तो मैं ये कर दूंगा कि ये वाली जो स्क्रीन होगी वो जो यहाँ बच्चे आए होंगे उनको थोड़े बड़े मॉनिटर पे दिखा दूंगा, बैठेंगे मेरे सामने, वो यहीं पे यही सब कुछ देखेंगे लाइव। जो यहाँ जैसे करा रहा हूँ ऑनलाइन में वैसे ही वो भी देखेंगे, आप भी पढ़ोगे, एक ही बैच चलेगा, एक साथ काम होगा। बस कुछ बच्चे सामने बैठे होंगे। अगर जिनको दिक्कत होगी तो मैं सोच रहा हूँ कि 15 तारीख से, हाँ 15 ही मान के चलो, या 13, 14, 15 बीच में कभी भी होगा, मैं स्टार्ट करूँगा। तो 5-6 बच्चे जो आना चाहते हैं वो मुझे बता देना, तो उनको स्टार्ट करा देंगे यहीं पे। एक ही बैच चलेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों इकट्ठा पढ़ेंगे, यही तरीका रहेगा पढ़ने का। लेकिन ये जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ वो स्क्रीन पे यहाँ चलेगा सामने,
बच्चे यहीं बैठ जाना आप लोग, जिसको डाउट होगा वो यहाँ पे ही पूछ सकता है, और जैसे आप बाकी तो पढ़ ही रहे हो। तो कितने बच्चों को लगता है कि यहाँ उनको आने में थोड़ा फ़ायदा रहेगा या उनको आना चाहिए? कितने बच्चे हैं ऐसे? कौन आप में से आना चाहेगा? सर मैं। वीर आना चाहेगा, और हाथ खड़ा कर दो। सर मैं भी। पलक भी, ओके। और वीर, यशवी। यशवी तू कहाँ से आएगी बेटा? तेरा तो बड़ा दूर पड़ जाएगा हिसाब किताब। आ पाएगी तू डेली? छोड़ दिया करेंगे ना, हैं? पापा छोड़ दिया करेंगे। कहाँ पे रहते हो वैसे आप? मोती नगर। अब मोती नगर से यहाँ आने में भाई 1-1.5 घंटा तेरे को लग जाएगा, आने में 1 घंटा जाने में। तू तो ऑनलाइन मेरा है, वो ज़्यादा अच्छा तेरे लिए। और जिन 2 बच्चों ने हाथ खड़ा करा है, मैं नहीं चाहता कि वो दोनों आए, पलक और वीर। मेरे को लगता है कि आप लोग सही से पढ़ पा रहे हो वहाँ पे। यहाँ पलक नहीं पढ़ पा रहे फिर ऐसे। बुलाओगे ही किसे? क्या बोला आपने? मैंने बोला है पलक आपने बोला है क्वेश्चन या यशवी ने बोला है? किस कौन सा? मतलब कि किसकी आवाज़ थी? अभी पलक की थी। अच्छा, तो पलक अभी ऑनलाइन आपको ऐसे में पढ़ने में दिक्कत आ रही है? सर मतलब दिक्कत तो नहीं, लेकिन हाँ फ्लेक्सिबल ज्यादा ऑफलाइन ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिमाग चलेगा लेकिन एंड अच्छा चलो ठीक है, आपको आपको समझ जाओ। ठीक है, आपको चलो बुला लेंगे। एक पलक की सीट फिक्स कर दी हमने, और वीर की तो नहीं है। सर मेरे में क्या बुराई है? तू ऑनलाइन पढ़ लेगा मुझे लगता है आराम से। तेरा तो वैसे भी चल रहा है हिसाब किताब मेरे ख्याल से सही। तेरे को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी और बताओ। मनमीत, माही, आपका क्या कहना है? माही? सर अभी तो शायद मम्मी योगीशाला सर की क्लास में भी अभी मना कर दिया मम्मी। अभी बाहर तो जा ही नहीं सकती कोई भी ट्यूशन अटेंड करने, और ऑनलाइन में कोई इश्यू नहीं है, नेटवर्क का भी नहीं है, तो मेरा तो यहीं बैठा है। फिर ठीक है, ओके, आपका ओके हो गया। मनमीत आपका क्या कहना सर है? आई गेस रौनक भी आ जाएगा, तो उसने मेरे को भी बोला था हाँ कि ठीक है, अगर रौनक offline को, रौनक तो- की सीट फिक्स कर देंगे। रौनक जैन और पलक जैन, 2 की सीट फिक्स कर दी। और मनमीत, महक श्रीवास्तव। सर अभी मम्मा मतलब पेरेंट्स अलाउ हाँ, वो आप पहले उनकी बात सुननी है आपने आने से पहले। अगर वो अलाउ नहीं कर रहे तो बहुत बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ सारे ऑनलाइन में रहो। मैं तो आपसे सजेशन पहले मैं आपसे ले रहा हूँ। अगर आप लोग को ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सही से आपकी खोपड़ी में जाए। पूरा मैं डिटेल में ही करा रहा हूँ, जो भी टॉपिक करा रहा हूँ। अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो किस वजह से आ रही है? सिर्फ वाईफाई नेटवर्क की वजह से आ रही है। अगर आप लोग ये मोबाइल डेटा पे ना रहो और एक इंटरनेट कनेक्शन लगवा लो जो केबल से लगता है, जो आपके लोकल केबल ऑपरेटर हैं वो ही देते हैं आपको, तो 300 400 500 रुपये में बहुत बढ़िया अच्छा नेटवर्क दे देंगे आपको, अच्छी स्पीड वाला दे देंगे। फिर कोई इश्यूज नहीं रहेंगे ये वाले। जिनको भी दिक्कत आ रही है वो वही दिक्कत आ रही है कि मोबाइल डेटा से आप कर रहे हो तो वो सही से नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज़ ऐसे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जो डेटा मैं यहाँ काम जो पढ़ा रहा हूँ वो एकदम सही पहुँच रहा है वहाँ पे सामने। जिनको थोड़ी सी दिक्कत होगी जब स्टार्ट करेंगे 15 तारीख का मान के चलो, कुछ एक बच्चे आना चाहोगे तो 1-2 क्लासेस आके लेके देखो, लेकिन तब जब पेरेंट्स अलाउ करें, अदरवाइज नहीं। कोई भी, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि आपने आना है ज़बरदस्ती, किसी ने नहीं आना। जो बच्चे आना चाहेंगे, और उनके लिए भी लिमिट यही है कि 5-7 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं बुलाऊंगा। अगर आप सारे ही कहोगे तो मैं सारों को नहीं बुला पाऊंगा। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया ये बता दें मुझे। पलक का हो गया। और सर ये तो पहले से हैंड रेज हुआ हुआ था, 1 मिनट नीचे करने दो। हाँ ठीक है मनमीत, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ऑनलाइन में करो, रहो।
हाँ जी चलिए मैं करा रहा हूँ। एक एपी है जिसकी स्टार्टिंग जो हो रही है वो 2 से हो रही है, यानी कि फर्स्ट टर्म इज 2। फिर क्या कह रहा है आगे, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो यहाँ पे मैं 5 टर्म्स के लिए 5 ब्लॉक्स ले लेता हूँ। ऐसा करता हूँ, ये इसमें थोड़ा सा ऐसे करा देना मेरे लिए आसान रहेगा। 25-50 टर्म में ऐसा दिखाना मुश्किल रहता है। हाँ ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवन्थ टर्म, एट्थ टर्म, नाइन्थ टर्म और 10th टर्म। तो अब देखो इन्होंने क्या करा, फर्स्ट टर्म है 2, साफ साफ बोल दिया आपने 2 है। फिर आपने बोला द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, ये 1/4 वाली बात को अभी थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। अब ये फर्स्ट 5 टर्म्स और नेक्स्ट 5 टर्म्स का क्या पंगा है, ये मैं समझा चुका हूँ, फिर भी क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और 5 टर्म, ये येलो वाली सारी टर्म्स को अगर मैं प्लस कर लेता हूँ तो ये सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम कितना होगा, जो 6th पोजीशन की टर्म होगी, 7th, 8th, 9th और 10th। अगर मैं इन पांचों को प्लस कर लूंगा तो अगली 5 टर्म आ जाएंगी। टोटल मिला के कितनी टर्म्स हो गई, 10 टर्म तक पहुंच गए ना, 10th टर्म तक पहुंच गए हम। अगर मैं पहली 5 और अगली 5 ले लूं तो टोटल मिला के कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 10 टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि पहली 5 टर्म्स का सम, पहली 5 टर्म्स का सम निकालो, यानी कोई येलो वाले पार्ट का सम निकालो, तो आप कहेंगे यार ये तो सीधा सीधा S5 का रूल लग जाएगा, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स S5 हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं कहूँ यार ये ब्लू वाली टर्म्स का सम निकालना। अब ब्लू वाली टर्म्स का सम निकालने के लिए या तो मुझे 6 टर्म को दे दो, एग्जैक्ट क्या वैल्यू है, 7 टर्म की वैल्यू दे दो, तो मैं कहूँगा यार ये एपी यहाँ से शुरू हो गया, एक एपी यहाँ से शुरू हो गया जो 6ठी टर्म से स्टार्ट हो रहा है। उसकी फर्स्ट जो 6ठी टर्म होगी, जो 6th पोजीशन वाली टर्म होगी, मैं उसको फर्स्ट टर्म मान लूंगा, और उसके आगे जो डिफरेंस हो जैसे जैसे चल रहा है उसी हिसाब से मैं सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल लूंगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म किसको मान लूंगा, 6 टर्म को मान लूंगा। लेकिन 6 टर्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि 6 टर्म आपको कितनी दे रखी है, या आप किसी तरीके से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब क्या करूं, अब मेरे को 6 टर्म मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इन ब्लू वाली टर्म्स का सम निकालना है। क्या करना चाहिए, ये टोटल मिला के कितनी टर्म्स बनी, 10 टर्म्स बनी। अगर मैं पूरी की पूरी 10 टर्म्स को प्लस कर लूं और उसमें से येलो वाली जितनी भी टर्म्स है वो माइनस करा दूं, तो कौन सी वाली टर्म्स का सम मिल जाएगा मेरे को, ब्लू वाली टर्म्स का सम मिल जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हो। तो सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, यानी कि 6 से लेकर के 10 तक की जो टर्म्स हैं वो 5 ही टर्म्स हैं। इन टर्म्स का सम मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टोटल 10 टर्म्स में से स्टार्टिंग की 5 टर्म माइनस कर दूं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ये वाली बात कितने बच्चों को क्लियर नहीं हुई, वो हाथ खड़ा करें। मैंने बोला कि ये वाली बात कितने बच्चों को क्लियर नहीं हुई, वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, महक को क्लियर नहीं हुई, यशवी को क्लियर नहीं हुई, मनमीत को भी क्लियर नहीं हुई। ओ माय गॉड, चलो फिर तो समस्या बड़ी भारी है। ठीक है जी, मैं करा रहा हूं। अब तुम्हारे लिए एक एग्जांपल। मेरा तो आज गद्दी से खड़ा हो गया। अच्छा चलो ठीक है, बाकी मनमीत ने तो और यशवी ने तो कहा है कि नहीं आया, और किसने कहा है कि नहीं आया, आयुष क्लियर है, यस सर। खुशी, यस सर। ठीक है। तो अब जिन बच्चों को नहीं आया उनके लिए एग्जांपल, मैंने कहा एक एपी ले रहा हूं, अब जरा ध्यान देना। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ठीक है, मैंने कहा पहली 5 टर्म का सम निकालो। आप कैसे निकाल सकते हो, इन पहली 5 टर्म को प्लस करा लोगे, नॉर्मल प्लस करते हैं। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। पहली 5 टर्म का सम कितना आया, 30 आया। ठीक है, अब मैं कहूं यार अगली 5 टर्म का सम निकालना। आप एक तरीका तो ये, अगर आपको टर्म्स दे रखे हो तो आप नॉर्मल प्लस कर दो। ठीक है, एक तरीका ये कर सकते हो, अगर मैं कहूं कि स्टार्टिंग से लेकर के आखिर तक जितनी भी टर्म्स है उनको प्लस कर लो। यहां तक की टर्म्स का सम तो 30 आ ही गया था, आगे वाली टर्म्स को जरा इसके अंदर जोड़ देते हैं। तो 30 और 10 40 और 10 50 और 10 60 और 10 70 80 90
90 हो गया, 90 के आगे 10 और आया 100 हो गया, 100 के आगे 10 और आया 120 हो गया। अगर मैं इन सारी टर्म्स को प्लस कर लूंगा, आप आराम से बैठ के कंप्यूटर कैलकुलेटर का यूज करना, तो आपको मिलेगा 120। इन सारी टर्म्स को जब मैं प्लस कर लूंगा तो 120 आएगा। क्या मैं अगली वाली जो 5 टर्म है जिनको मैं वापस से ब्लू ही कर देता हूं, एक तो ये सिलेक्ट नहीं होता जल्दी से, ये ब्लू वाली टर्म्स को अगर मैं प्लस करूं, और मैं नॉर्मल ऐसे प्लस नहीं करूं कि जैसे 12, 14, 16, 18 और 20 को प्लस कर लूं, मैं कोई स्टार्टिंग से जितनी भी टर्म्स हैं और आगे वाली जो टर्म्स मैंने प्लस कर ली उससे इसका रिश्ता जोड़ूं, तो ऐसे जुड़ सकता है कि मैं सारी टर्म्स को प्लस कर लूं 120, और उसमें से लास्ट की स्टार्टिंग की जो 5 टर्म थी उनको माइनस करा दूं, यानी कि 30 को माइनस करा दूं, जो बचेगा कितना आएगा, 90 आएगा। तो ये वाली जो टर्म्स होंगी इनका सम भी 90 ही होगा। अब जरा प्लस करें जरा इनको, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 और 10 70 और 10 80, 80 आ रहा है। दोबारा से करूं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 आ रहा है, 80 आएगा। तो यानी कि मैंने कहीं टोटलिंग में मिस्टेक करी हुई है, तो 120 नहीं 8, 9, 10, 11, हाँ यहाँ पे 110 आएगा इसका मतलब। फिर अगर मैं 110 में से 30 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 80 ही आएगा। तो यानी कि अब आप समझ पा रहे हो, थोड़ा सा दिमाग और लगाओ आप लोग कि यार ये वाली टर्म्स का सम ये रहा, इन वाली टर्म्स का सम निकालना है ब्लू वाली का, तो जरूरी है मैं ब्लू वाली को ही प्लस करके दिखाऊं। मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर ब्लू वाली मुझे मालूम नहीं हो, जैसे कि ऊपर वाले केस में यही हुआ था कि ब्लू वाली टर्म्स एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं थी, मालूम होती तो मैं डायरेक्टली इसी पे काम कर लेता, भाई ये सम को प्लस कर लो, या इस पे कोई रूल मैं और तरीके से भी करवा सकता था उस टाइम पे जब मुझे ये वाली टर्म मालूम होती तो, अदरवाइज नहीं। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये काम करें कि जितनी भी टर्म्स हैं इन सबको प्लस कर लें। ये कितनी टर्म्स हो गई, 10 टर्म्स हो गई, इन 10 के 10 को हम प्लस कर लें। इन 10 टर्म्स के सम में से स्टार्टिंग की 5 टर्म्स को हम प्लस करके माइनस करा दें। ये वाली टर्म्स मैं इसमें से हटा दूं, ये वाली टर्म्स हटा दूं, मतलब माइनस कर दूं, तो जो बचेंगी वो कौन सी बचेंगी, ये ब्लू वाली टर्म्स ही तो बचेंगी, यानी कि इनका सम बचेगा। ये सारी टर्म्स का सम मुझे पता है, ये रहा। ठीक है, ये सारी टर्म्स का सम मुझे पता हो, यानी कि येलो शेड मुझे पता हो। इसके बीच में आ गई एक दीवार, ये आ गई दीवार। अब मुझे ये वाला पार्ट निकालना है जो दीवार के राइट में है। ठीक है, इस लाइन के राइट वाली साइड जिसपे मैंने आर लिखा है, ये वाला येलो पार्ट मुझे निकालना है। तो मैं ऐसा करूं, इस पूरे के पूरे में से ये आगे वाला येलो वाला पार्ट हटा दूं। ये हटाया कुछ गलत तरीके से है तो वो आपको सही से नहीं आएगा, दोबारा से देखो। इसमें दिक्कत क्यों दी है आप लोगों ने समझने में, मेरे को ये समझ में नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कोशिश दोबारा से कर रहा हूं मैं। ये टोटल येलो है, ठीक है, पूरा का पूरा येलो पार्ट है। इस येलो पार्ट में से मैं स्टार्टिंग वाला येलो पार्ट हटा दूं तो क्या बचेगा, बाद वाला येलो पार्ट बचेगा। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग वाला येलो पार्ट वो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स थी, टोटल येलो पार्ट यानी कि सारी की सारी टर्म्स का सम ऑफ 10 टर्म्स थी। सम ऑफ 10 टर्म्स में से स्टार्टिंग वाला येलो पार्ट मैंने हटा दिया, यानी कि S10 में से S5 हटा दिया, तो जो बचा वो लास्ट वाला येलो पार्ट बच गया, पीछे वाला येलो पार्ट बच गया, और वो था सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, 5 के भी अगली वाली 5 टर्म्स। तो अगर यहां पे क्वेश्चन आपका बनता है तो ये बनना चाहिए कि सर ये A10 नहीं समझ में आया, तो हो सकता है कि ये वाली बात समझ में ना आए कि ये 10 कहां से आ गया। पहली 5 टर्म और उसके अगली 5 टर्म मिला लोगे तो टोटल 10 ही टर्म्स बनेगी ना, इसलिए 10 टर्म्स का सम में से, इन सारी की सारी सम में से, इन सबके सारी की सारी वैल्यूज के सम में से मैंने स्टार्टिंग वाला येलो वाला पार्ट हटा दिया, यानी कि सम ऑफ स्टार्टिंग की 5 टर्म्स हटा दी, तो ब्लू वाला पार्ट बचेगा, वो बता रहा था सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स को। बताएं जी, अभी क्लियर है यशवी को और मनमीत को? यस सर। पक्का ना, ऐसे जबरदस्ती वाला सौदा नहीं चाहिए मुझे, आया है तो बता दोगे, नहीं आया तो बता दोगे, तो फिर मैं दोबारा से बताने के लिए तैयार हूं। सर समझ आ गया अच्छे से। ओके,
आप इसमें खुद भी कोई एग्जांपल लेके सेट करना जरूरी नहीं है। 10 टर्म लो, आप 25 ले लो, 50 ले लो, 15 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, आप खुद ही लेना। जरूरी नहीं कि 5 और 5 ही करो। स्टार्टिंग की 3 टर्म और उसके अगली 10 टर्म ले लो, तो टोटल 13 टर्म आ गई। 13 टर्म में से अगर मैं कहूँ कि लास्ट की 10 टर्म का सम निकालना है, तो स्टार्टिंग की 3 टर्म का सम माइनस करा दो टोटल में से, तो बचेंगी जो अगली 10 टर्म का सम ही होगा। जरूरी नहीं है कि इक्वली होनी चाहिए, इधर 5 तो उधर ही 5 होनी चाहिए, इधर 3 उधर 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। करने का तरीका तो वही रहेगा ना, हमने तो मेन लॉजिक पे काम, लॉजिकली काम करना है ना। ऐसा तो है नहीं क्योंकि रूल ऐसा करना होता है कि भाई 5 में से 5 को माइनस ही कराना होता है। तो अब आपने क्या बोला क्वेश्चन में कि एपी की फर्स्ट टर्म 2 है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी कि S5 किसके इक्वल है? 1/4 है किसका? सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स का, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स का। ठीक है, तो S5 का तो ये S है, ये 5 जैसा लग रहा है, ये S5 है। तो S5 में से सॉरी S5 किसके इक्वल है? 1/4 है सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स का। नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालने के लिए मैंने समझा दिया है कि S10 में से S5 को माइनस कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसका अगला स्टेप क्या हो सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 4S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5, ये हो गया। अब S5 वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेंगे, 4S5 प्लस S5 किसके इक्वल आ जाएगा? S10 के इक्वल आ जाएगा। इसी टाइप का लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैंने कराया था, वहाँ पे शायद 7 टर्म्स की बात थी या 10 टर्म्स की बात थी, मुझे एग्जैक्टली इतना याद नहीं है। 4 और 1 5, S5 किसके इक्वल आ गया? S10 के। यानी कि आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन से मैंने एक इक्वेशन सेट कर ली कि 5 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल टू S10, ये मैंने एक इक्वेशन बना ली। तो बस इस पर काम कर लेते हैं। S5 का मतलब 5/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 ही है, n-1 यानी कि 4, 5 - 1 4, और d का d यानी कि 4d डायरेक्टली लिख देता हूँ, ब्रैकेट डालने की जरूरत क्या है यहाँ पे। S10 का मतलब n/2, 10/2, ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू 2, प्लस n-1 यानी कि 10-1 यानी कि 9d, इसके इक्वल होगा। 2 से 10 को काटेंगे 5 आ जाएगा। दोनों ही साइड में देखते हैं, अब 5 कॉमन है तो इस 5 से ये वाला 5 कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो खैर बनेगी नहीं, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला 5 मल्टीप्लाई वाला उधर आके डिवाइड में चला गया, तो इस 5 से इस 5 को हमने काट दिया, ऐसे हो गया। ये वाला 5 ऐसे चला गया था, तो 5 से 5 कट गया तो 1 ही आएगा, तो मैंने यहाँ पे ऐसे काट के दिखा दिया। आप ऐसे काट सकते हो। अब क्या होगा जी? 5/2 का 5/2 रहा, 2 इंटू 2 4 आएगा, 4d के इक्वल। यहाँ पे आया ये वाला 2 खत्म हो चुका है, ये वाला 2 खत्म हो चुका है, ये वाला 5 खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे रह गया सिर्फ 4 + 9d। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं? इस वाले 2 को हम खत्म कर सकते हैं 2 कॉमन लेके। 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया? 2 + 2d किसके इक्वल? 4 + 9d के इक्वल। 2 से ये वाला 2 कट गया, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 10 + 10d इज इक्वल टू 4 + 9d। d वाली टर्म्स में एक तरफ कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 1d और यहाँ पे आ जाएगा -6, तो d की वैल्यू आ गई -6। ठीक है, a की वैल्यू हमें पता ही है 2। अब क्या निकालना है आपने? क्या पूछा है मतलब? शो दैट 20th टर्म इज माइनस का 112, तो 20th टर्म को मैं निकाल लेता हूँ। a + 19d हो जाएगा, a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू -6। कितना आएगा? यही प्रूव करना था कि 20th टर्म जो 112 है माइनस का, वो हमारा आ रहा है। आया समझ में? बताइए, समझ आई बात के नहीं आई? आ गई सर, आ गई समझ। सर आ गई। तब मैंने 2 बार कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। हाँ, तो अब आप समझ जाओ कि 2 बार आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, तो अभी मैंने सर लेकिन दूसरी पारी में मैंने सर कर लिया था। अच्छा ठीक है,
कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा नहीं करनी, थोड़ी बहुत तो चलती है, लेकिन वो भी तब तक पेपर से पहले पहले तक। पेपर में मैंने 1/4 को मतलब अजीब सा ही कर दिया था, समझ नहीं आया था। हाँ वो तुमने वो कर दिया होगा, मैं बताता हूँ, अजीब सा कुछ नहीं कर रहा था। कल मैंने ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से कराया था, आज मैंने दूसरे तरीके से करा दिया है, इतना मुझे याद है। कैसे? इस चीज़ को थोड़ा टेढ़ा करके करना था ना, तो ऐसे कर सकते थे। देखो S5 का S5 रहा, ये मैंने आसान कराया कि डायरेक्टली यहाँ पे 4 को खत्म करा दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। यहाँ पे मैं ऐसे करता कि इसको इससे मल्टीप्लाई कराता तो होता S10 अपॉन में 4, फिर क्या होता है S5 अपॉन में 4, फिर मैं क्या करता S5 वाली टर्म्स एक तरफ करता, S5 प्लस S5 अपॉन में 4 किसके इक्वल, S10 अपॉन में 4, ऐसे लिखता। ये भी कैलकुलेशन करने का तरीका है और ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन कहने वाला ये कह सकता है कि मैंने ये थोड़ा सा मुश्किल तरीके से कर लिया और वो थोड़ा आसान तरीके से कर लिया। लेकिन मैथ्स के अंदर अब चलो क्या इस पे बहस करें कि क्या मुश्किल और क्या आसान होता है, जो कर दिया, इसमें क्या था, स्टेप्स ज़्यादा हो गए, मुश्किल थोड़ा ना हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4S5 प्लस S5 इज इक्वल टू S10 अपॉन में 4, ये कितना आ जाएगा 4S5 और S5 प्लस करोगे तो 5S5 अपॉन में 4, S10 अपॉन में 4, 4 से 4 कट जाएगा तो घूम फिर के क्या मिला 5S5 इज इक्वल टू S10, मिला वही यहाँ पे जो ये मिला है, लेकिन ये थोड़ा आसान लग रहा होगा आपको और ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा। अब आपकी चॉइस है कि कैसे करना है, गलत दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों सही हैं। आपका नज़रिया है, आपकी सोच है कि ये आसान लग रहा है और ये मुश्किल लग रहा है, बस इतना कह सकते हो और कुछ नहीं कह सकते। ओके आ गया सर, ठीक है। ये शीट में आपको भेज दूंगा अभी, और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है 22 के 22वां क्वेश्चन तो शायद आपसे होगा नहीं किसी हालत में भी, तो मैं इसको ही क्यों ना करा दूं अभी, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, मैं अब और कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। ये शीट में आपको भेज रहा हूँ, आपका काम रहेगा अगली क्लास तक इसको तैयार करके रखो, और तैयार आप करना तब शुरू करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन विद एग्जाम्पल, पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लो आप, सारे के सारे एक एक क्वेश्चन कर लो, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक एक क्वेश्चन खुद करना है, प्रैक्टिस खुद करनी है, तभी पक्का होगा ये टॉपिक, अदरवाइज नहीं होगा ये।